प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अरावली पर्वतमाला के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, अरावली पर्वतमाला के विषय में जब प्रश्न आता है तो 3 तरह से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो अरावली पर्वतमाला के भौतिक स्वरूप के बारे में, जो अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा, अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं, वो भी अपन ने देख ली। और तीसरा है अरावली पर्वतमाला का महत्व। आज हम अरावली पर्वतमाला के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो इधर अपन देखें कि अरावली पर्वतमाला का महत्व। नंबर 1 कि अरावली पर्वतमाला जो है ये नदियों की जन्मस्थली रही है। नदियों की जन्मस्थली, यहाँ पर अनेक सरिताएं या जीवनदायिनी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे बनास है, लूनी है, खारी है, कोठारी है, सूकरी है आदि। ये नदियाँ पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन एवं नवीनतम सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। या यूँ कहें कि इन नदी घाटियों में प्राचीन से लेके वर्तमान नवीनतम सभ्यताएं इन नदी घाटियों में पनपी हैं। तो ये पहली विशेषता हुई कि ये नदियाँ की जन्मस्थली रही है, सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। दूसरा है भारत की ये प्रधान जल विभाजक रेखा है। जैसे पहले भी अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि ये पूर्व पश्चिम दोनों ओर से नदियां निकलती हैं। ये नदियां सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति करती हैं। तो नदियों के द्वारा जल से सिंचाई, पीने का पानी और उद्योगों के लिए जल की आपूर्ति होती है। तीसरा है यहाँ पर अनेक मीठे पानी की झीलें, जैसे जयसंबंद है, फतेह सागर है, पिछौला, आना सागर, पुष्कर। तो इन मीठे पानी की झीलों से भी सिंचाई होती है, पीने के काम में आते हैं। पेयजल के साथ साथ ये जो मीठे पानी की झीलें हैं ये पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यटन को इनसे बहुत बढ़ावा मिला है। फिर उसके बाद चौथा महत्व है इसका कि इन पर्वतीय ढालों पर अनेक प्रकार के वृक्ष व वन पाए जाते हैं तथा चरागाह भी पाए जाते हैं। इन वृक्षों में ढाक है, गूलर है, हरड़ है, आम, जामुन, करोंदा, बहेड़ा, आंवला, गूगल, शीशम आदि हैं। तो इस प्रकार से अपन देखें कि यहाँ बहुत से औषधीय पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन चरागाहों पर आदिवासी वनवासी समाज आश्रित है। यहाँ पर वे पशुपालन व इनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं वृक्षों पर आधारित है। तो इस तरह से ये हुई इसकी चौथी विशेषता। अब पांचवी विशेषता अपन पढ़ें कि इन वनों में अभ्यारण्य है, जहां पर वन्य जीव पाए जाते हैं। तो ये जो अभ्यारण्य है वो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। जैसे अलवर में सरिस्का है, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है सवाई माधोपुर में, कोटा में दरा अभ्यारण्य है, प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य है, राजसमंद में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है और जयपुर में नाहरगढ़। तो इस तरह से इन वनों में अभ्यारण्यों में पाए जाते हैं और जीव पाए जाते हैं। छठी विशेषता है कि इन अरावली पर्वतमाला में जो प्राचीन कठोर चट्टानें यहाँ पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य एवं महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं। जैसे तांबा है, जस्ता है, अभ्रक, लोहा, मैग्नीज, संगमरमर, चूना पत्थर, चांदी, पन्ना, ग्रेनाइट आदि। तो इन सब के ऊपर कई उद्योग, ये वे कई श्रमिक इनके उद्योगों के ऊपर निर्भर हैं। तो यहाँ के जो कठोर चट्टानों में बहुमूल्य और महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं, जो कि कई उद्योगों के कच्चा माल है और बहुत से श्रमिक इन उद्योगों के ऊपर निर्भर हैं। फिर सातवीं विशेषता अरावली पर्वतमाला की कि अरावली पर्वतमाला जो पश्चिमी मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है या पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल को पूर्व में बढ़ने से रोकता है। किस तरह से रोकता है कि अरावली पर्वतमाला बीच में आड़ आ जाती है ताकि ये जो मरुस्थलीय भाग है, इसकी जो रेत है, ये इसके पूर्व भाग में नहीं आए। अतः पर्यावरणीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस तरह से राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो इस पर्वतमाला का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में इस पर्वतमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये हुई अरावली पर्वतमाला की विशेषता। अब अरावली पर्वतमाला की विशेषताओं के बाद अब अपन चौथा भौतिक विभाग, राजस्थान का चौथा भौतिक विभाग पढ़ेंगे, जो है पूर्वी मैदान। 3 अपन पढ़ चुके हैं, उसके बाद है
पूर्वी मैदान, राजस्थान का भौतिक विभाग में पूर्वी मैदान। तो ये पूरा की पूरा पूर्वी मैदान यहाँ से नजर आ रहा है। तो ये राज्य के पूर्वी हिस्से में, अगर अपन देखें कि ये राज्य का पूर्वी हिस्सा पूरा समतल मैदान है। इसकी उत्पत्ति टर्शरी युग में गंगा व यमुना नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी या जिसे कांप मिट्टी भी कहते हैं। तो इस मैदान की जो उत्पत्ति है वो जलोढ़ या कांप मिट्टी के द्वारा हुई है। ये पूरा की पूरा जो मैदान है ये जलोढ़ और कांप मिट्टी का क्षेत्र है। अब इसका जो पूरा क्षेत्रफल है ये राज्य का 23.6% भाग पर विस्तृत है। राज्य के 23.6% भाग पर ये विस्तृत है। और यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है राजस्थान की, वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक जनघनत्व भी इसी क्षेत्र में, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। फिर यहाँ की जो मिट्टी है, जैसा कि पहले भी बताया, जलोढ़ मिट्टी है, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं और कांप मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो परिणाम स्वरूप ये राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र भी है। उपजाऊ क्षेत्र है, अतः यहाँ पे जनसंख्या व जनघनत्व दोनों अधिक पाए जाते हैं। अब पूर्वी मैदान के उपविभाग, इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला ये चंबल बेसिन, दूसरा बनास मैदान या बनास बेसिन, और तीसरा मध्य माही मैदान या इसे 56 बेसिन भी कहते हैं। तो पहला अपन सबसे पहले पढ़ें चंबल बेसिन के बारे में। ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के दक्षिण में मानपुरा के समीप जनापाव पहाड़ी, जो कि विंध्याचल कगार का भाग है, विंध्याचल पर्वतमाला का, वहां से निकलती है, जिसकी ऊंचाई है 616 मीटर ऊंचाई से निकलती है। जनापाव पहाड़ी 616 मीटर। और ये राजस्थान में 84 गढ़ के समीप एक गॉर्ज को पार करके प्रवेश करती है। और ये अनेक स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे गॉर्ज है, नदी कगार है, जलप्रपात है, बीहड़ है। बीहड़ यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। तो गॉर्ज क्या होता है, जब वी आकार की घाटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो ये इस तरह से स्थलाकृति बन जाती है, जिसे गॉर्ज कहते हैं। और एक यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है चंबल बेसिन का, यहाँ पे विश्व के सर्वाधिक बीहड़ चंबल नदी के यहाँ चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। और विश्व में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन इसी क्षेत्र में होता है। और यहाँ की जो प्रमुख स्थलाकृति है वो है उत्कात स्थलाकृति। उत्कात स्थलाकृति। अब आप समझ लीजिए बीहड़ क्या होते हैं। बीहड़ क्या, जैसे ये नदी है चंबल नदी, जब इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जल यहाँ तक पहुंच गया, और जब जल की मात्रा कम होती है तो जल वापस जो लौटने लगता है, तो ये यहाँ जो किनारों पर अपरदन होता है, ये अवनालिका अपरदन होता है, और यहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ स्थलाकृति बन जाती है, जिसे उत्कात स्थलाकृति कहते हैं। बैड लैंड टोपोग्राफी। तो विश्व की सबसे ज्यादा उत्कात स्थलाकृति या सर्वाधिक बीहड़ चंबल क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इन जो बीहड़ों का विस्तार है ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन जिलों में सर्वाधिक है। सर्वाधिक धौलपुर जिले में बीहड़ पाए जाते हैं। अगर विश्व में पूछा जाए कि सर्वाधिक जो बीहड़ है वो राजस्थान के चंबल बेसिन के धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। और इस पूरे क्षेत्र का जो विस्तार है चंबल बेसिन का, वो कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिले में। तो ये हो गया अपना चंबल बेसिन। ये पूरा की पूरा ये चंबल बेसिन क्षेत्र है। अब चंबल बेसिन के बाद पूर्वी मैदान का जो दूसरा उपविभाग है वो है बनास मैदान। तो बनास मैदान के बारे में अपन पढ़ें कि बनास मैदान की जो पश्चिमी सीमा है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। इसके उत्तर में इधर अलवर पहाड़ियाँ, इसके पूर्व में इधर विंध्यन कगार और दक्षिण में इधर माही मैदान है। जो बनास नदी है इसका उद्गम इधर देवगढ़ के समीप, राजसमंद में देवगढ़ के समीप से ये निकलती है अरावली पर्वतमाला से। और ये 582 मीटर 582 मीटर की ऊंचाई है इधर जहाँ से ये निकलती है। तो ये जो बनास मैदान है इसका जो दक्षिणी भाग है, दक्षिण में इसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं, दक्षिण में इसे मेवाड़ का मैदान कहते हैं।
और इधर उत्तर में इसे मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र के अंदर वार्षिक वर्षा जो है वो 70 सेंटीमीटर होती है और इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो पतली और पथरीली है और यहाँ के जो उच्च भूभाग हैं वो टीलेनुमा है। तो इस बनास मैदान का जो विस्तार है ये पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और अलवर का दक्षिणी भाग इसके अंदर सम्मिलित है। तो और इस क्षेत्र के अंदर बनास मैदान क्षेत्र के अंदर यहाँ की जो फसलें यहाँ बोई जाती हैं, जो पैदावार जो होती है उसके अंदर ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, चना, गेहूं आदि यहाँ पर पैदा किए जाते हैं। अब पूर्वी मैदान का पहला भाग हो गया चंबल बेसिन, दूसरा हो गया बनास मैदान या बनास बेसिन और तीसरा है 56 बेसिन या मध्य माही बेसिन या मध्य माही मैदान। तो मध्य माही ये वाला जो क्षेत्र है ये माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित है और इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर जिलों में है और इस क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो 200 से 400 मीटर है। औसत ऊंचाई 200 से 400 मीटर है और इस क्षेत्र की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि यहाँ की नदियाँ, माही नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनका जो ढाल प्रवणांक है वो अति तीव्र है। 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति 1 किलोमीटर में जो ढाल है वो 8 से 12 मीटर रहता है और इस क्षेत्र में विषम स्थलाकृतियां पाई जाती हैं कि कहीं पर कटा फटा और गहरा क्षेत्र है। विखंडित क्षेत्र को यहाँ पे स्थानीय भाषा में बांगड़ कहते हैं और ये इधर बांसवाड़ा व डूंगरपुर का पहाड़ी भूभाग है। और 56 का मैदान इसको इसलिए कहते हैं, 56 बेसिन की प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 ग्राम समूह स्थित थे। कभी यहाँ पर 56 ग्राम समूह थे, इसलिए इसे 56 का मैदान कहते हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा पूर्वी मैदान के 3 उपविभाग। अगली कक्षा में अपन दक्षिण पूर्वी हाड़ौती के पठार के बारे में पढ़ेंगे।